नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वह है प्लासी के युद्ध के कारण के बारे में। फ्रेंड्स, प्लासी के युद्ध के कारण के बारे में जानने से पहले इस स्लाइड पर जो 6 पिक्चर दिख रहे हैं, इन 6 पिक्चर के बारे में ये जान लेते हैं कि ये पर्सनैलिटी कौन कौन है, क्योंकि ये 6 पर्सनैलिटी किसी न किसी तरह से, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, प्लासी के युद्ध से जुड़े हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला पिक्चर आपको दिख रहा है यह है मुगल बादशाह फर्रुखसियर, उसके बाद बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां, और उसके बाद ये राइट साइड कॉर्नर ऊपर में ये बंगाल के ही नवाब हैं अलीवर्दी खां। फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो फर्रुखसियर के नीचे जो फोटो दिख रहा है आपको, जिसके हाथ में एक पंछी है, ये है सिराजुद्दौला। ये भी बंगाल के नवाब ही हैं। याद रखिएगा, इसके नाम में सिराजुद्दौला है, र का उच्चारण है। और एक और नवाब है अवध के, जिनका नाम है शुजाउद्दौला, उसमें र नहीं है, तो इसको याद रखिएगा बारीकी से। उसके बाद वाले पिक्चर में ये मीर जाफर हैं और ये रॉबर्ट क्लाइव है। ये 6 पर्सनैलिटी प्लासी के युद्ध से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इन्हीं के बारे में आगे हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपसे ये चर्चा करने चाहेंगे कि आने वाले वीडियो में जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन में पीटी का क्वेश्चन तो हम पूछते ही हैं। आज एक नया प्रयोग किया है कि एक बहुत ही इनोवेटिव मेंस का क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैपिंग में ये देखेंगे कि प्लासी का लोकेशन कहाँ है, और जिस बंगाल की बात हम उस समय कर रहे हैं, 1757 के समय में हम जिस बंगाल की बात कर रहे हैं, वो बंगाल कौन सा बंगाल था, उसके बारे में हम मैपिंग में जानेंगे। उसके बाद 4 फैक्टर्स जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक फैक्टर जो दस्तक था, दूसरा फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता, तीसरा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, एंड फोर्थ कोल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट। ये चारों जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे प्लासी के युद्ध के कारण, वो कैसे थे, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट टर्म वाज यूज्ड, ध्यान दीजिएगा, व्हाट टर्म वाज यूज्ड फॉर द एडवांस मनी गिवन बाय मर्चेंट्स टू आर्टिजन्स फॉर रिक्वायर्ड गुड्स। मतलब जो व्यापारी है वो आर्टिजन्स को एडवांस में मनी देता है और बदले में उनसे जो गुड्स चाहिए, जो मटेरियल चाहिए बना बनाया, उनको उसे हासिल करना है। तो मतलब उस गुड्स के लिए एडवांस में मर्चेंट्स उस आर्टिजन्स को जो पैसा देता है, ये जो एडवांस में दिया जाता है, इसके लिए एक टर्मोलॉजी है। वह टर्मोलॉजी क्या है, ये चारों में से कौन सा टर्मोलॉजी है, इसको आप बताइएगा, और इस वीडियो के लास्ट में हम इस पर खुद डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक मेंस का भी क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन है, देयर वॉज ए कोल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट which was resulted in the form of Battle of Plassey. In the context of this given statement, examine the causes of Battle of Plassey. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका हिंदी में है, हितों का गठजोड़ था जिसके परिणाम स्वरूप प्लासी की लड़ाई हुई थी। इस दिए गए कथन के संदर्भ में प्लासी के युद्ध के कारणों का परीक्षण कीजिए। ये मेंस का क्वेश्चन है। इस मेंस के क्वेश्चंस को आप बाद में जरूर लिख करके मुझे सेंड कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लासी का जो लोकेशन है, इसको देख लेते हैं। ये आपको दिख रहा है रेड रंग का, ये प्लासी है। प्लासी वास्तव में एक भागीरथी रिवर है, उसके लेफ्ट कोस्ट पे है, मतलब भागीरथी रिवर के पूर्वी तट पे है। और ये मुर्शिदाबाद है। उस समय जो बंगाल का जो नवाब था, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था ये मुर्शिदाबाद ही था। मतलब आप कह सकते हैं उस समय के बंगाल की जो राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद ही था। मुर्शिदाबाद के जस्ट बगल में ही प्लासी है। प्लासी से नीचे आप आते जाएंगे तो यहाँ पे आपका हुगली होगा, जो उस समय में मुगल का एक तरह का पोर्ट था। और यहाँ पे चंद्रनगर है, यहाँ पे फ्रेंच का ऑक्यूपेशन था, फ्रेंच का कंट्रोल था। और ये कलकत्ता, यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। तो याद रखिएगा, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नीचे अगर आप चलें तो कोलकाता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके ऊपर जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, देन हुगली, और ये हुगली जो है ये
पोर्ट था मुगल पोर्ट था, एंड देन प्लासी, और प्लासी से ऊपर मुर्शिदाबाद। तो याद रखिएगा प्लासी का लोकेशन बहुत ज़रूरी है प्लासी के युद्ध को समझने के लिए। प्लासी है कहाँ, ये बहुत ज़रूरी है जानना। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं, जिस बंगाल की हम बात कर रहे हैं आज, 1757 में जो बंगाल था वो क्या था, कैसा था। फ्रेंड्स आप इस बंगाल में जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश तो है ही, आज का जो हमारा पश्चिम बंगाल का जो राज्य है ये है ही, ये आपका बिहार वाला पार्ट है, ये झारखंड वाला पार्ट है, और ये आपका उड़ीसा वाला पार्ट है। मतलब उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बंगाल, ये सारे मिल करके उस समय के बंगाल बनते थे। उस समय का जो बंगाल था उसका बहुत बड़ा एरिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया प्लासी का लोकेशन और बंगाल जो उस समय का बंगाल था उसका पूरा मैप दिखाया आपको। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दस्तक। दस्तक क्या है या किस तरह से प्लासी के युद्ध का कारण बना, इसको समझना बहुत जरूरी है। दस्तक वाज ए ट्रेड परमिट। ट्रेड परमिट क्या होता है? मान लीजिए कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपका माल ट्रक से ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है, तो आपको रोड पे उस माल को लाने और ले जाने के लिए आपको परमिट देना पड़ता है, सरकार को मतलब टैक्स देना पड़ता है, तब आपके माल को अलाउ किया जाता है कि हाँ आप आगे जाइए। तो एक तरह का दस्तक जो है ट्रेड परमिट है। इस ट्रेड परमिट को इशूड करने वाला जो उस समय था वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, वह इस ट्रेड परमिट को इशूड करता था और सर्टिफाई करता था इस परमिट के द्वारा कि यह हमारा गुड्स है। और जब उस गुड्स पे सर्टिफाई कर देता था कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुड्स है, तो जो मुगल अथॉरिटीज़ टैक्स लेता था वह उस पर कोई टैक्स नहीं लेता था, नो ड्यूटी होता था। मतलब आप समझिएगा, मुगल अथॉरिटी उस वस्तु पर कोई टैक्स नहीं लेता था जिस वस्तु को ईस्ट इंडिया कंपनी यह सर्टिफाई कर देता था कि यह मेरा है। ये जो सर्टिफाई करने का जो प्रोसेस था, इसी को दस्तक कहा जाता है, इसी को ट्रेड परमिट कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को। सबसे पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दस्तक या ट्रेड परमिट इशूड करने का अथॉरिटी किसने दिया, इसको जानना बहुत जरूरी है कि यह पावर किसने दिया। यह पावर जो है यह मुगल इंपेरर थे उस समय में, फर्रुखसियर, उन्होंने दिया, क्योंकि एक सर्जन थे जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। उस सर्जन ने इस बादशाह के एक बीमारी को दूर करने में मदद किया और यह बादशाह खुश हो गया उस सर्जन से और बोला, बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। तो उस वत्स ने बोला कि महाराज मुझे पूरे भारत में ट्रेड फ्री व्यापार करने का अधिकार चाहिए। तो बोला रुको, तुमको अभी बंगाल में व्यापार करने का, फ्री में व्यापार करने का अधिकार देता हूँ, इसके अलावा तुझे कुछ और चाहिए तो क्या क्या चाहिए वो देखिए। 1717 का फरमान है फर्रुखसियर का। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का आपको अधिकार होगा, जिसको कि दस्तक कहा गया। तो बोला कि और कुछ चाहिए बताओ बंदे। तो बोला कि हाँ सर, कलकत्ता के चारों बगल जितने भी गांव हैं, लगभग 38 गांव, वहाँ से मुझे रेंट वसूलने का अधिकार चाहिए। बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, तुझे और कुछ चाहिए तो बताओ। बोला कि हाँ सर एक चीज़ और चाहिए। क्या? तो मुगल का जो रॉयल मिंट है, मतलब पैसा छापने का, सिक्का छापने का जो मिंटिंग होता है, उसको यूज करने का अधिकार चाहिए। तो बोला ठीक है, तुमको ये तीनों चीज़ दिया। तो ये फर्रुखसियर जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि फर्रुखसियर किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। तो 1717 का जो फर्रुखसियर का फरमान है, इन्होंने जो फ्री में ये दस्तक दिया, उसके बाद 38 विलेज का रेंट वसूलने का अधिकार दिया और जो रॉयल मिंट था उसको यूज करने का अधिकार दिया। तो ये आपने अच्छी तरह से समझा कि दस्तक क्या है, दस्तक के तहत क्या होता है, दस्तक को जारी करने का जो पावर है वो फर्रुखसियर ने क्यों दिया। आगे देखते हैं हम। यही फरमान जो है नवाब और कंपनी के बीच में कन्फ्लिक्ट का न्यू सोर्स बना। कैसे? मुर्शिद कुली खां जो नवाब थे उस समय के, उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया कि देखो तुमको जो ड्यूटी फ्री प्रोविजंस मिला हुआ है उसका जो एक्सटेंशन है कि प्राइवेट जो ट्रेड करते हो कंपनी वाले, उस
कंपनी के ऑफिशियल्स, उस पे भी इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। मतलब मुर्शिद कुली खां का कहना था कि जो कंपनी व्यापार करती है उस व्यापार पे तो ट्रेड ये जो परमिट है वो तो आपको मिलेगा कि आप टैक्स ना दो फिर भी आपको ट्रेड करने का फैसिलिटी मिलेगा, लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो जो अपना प्राइवेट ट्रेड करते हैं उन पे भी अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो ये संभव नहीं है। यही बात लेकर के मुर्शिद कुली खां और कंपनी में अक्सर जो है झड़प होता था। इसको और बढ़िया से समझते हैं। उस समय में 2 टाइप्स ऑफ पैरेलल ट्रेडिंग एक्टिविटीज होता था। पहला जो होता था वो होता था जो कंपनी ट्रेड करती थी वो, और दूसरा होता था कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, कंपनी के जो नौकर थे, वो भी अपने सैलरी जो बहुत कम होता था उसको सप्लीमेंट करने के लिए अपना प्राइवेट व्यापार करते थे। तो एक तरह का ये व्यापार था। दूसरा, बहुत सारे फ्री मर्चेंट थे जो कंपनी का अपना सेटलमेंट था, एस्टेब्लिशमेंट था, उसमें रहा करते थे। मतलब कंपनी से कोई एसोसिएशन नहीं है उनका, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वह उस कंपनी के फोर्ट में, उस सेटलमेंट में, उस कारखाना में वो रहते थे और व्यापार करते थे। तो ये लोग भी जो ट्रेड करते थे और इनको भी दस्तक जारी करके कंपनी या कंपनी के ऑफिशियल्स उनको कहते थे कि ये मेरा सामान है, और जो मुगल्स के जो अथॉरिटीज़ थे वो उन पे टैक्स नहीं ले पाता था। कंपनी ये बात जानती थी, वो इसको इग्नोर कर रही थी और कभी कभी तो उसको इंकरेज भी करती थी। तो आपने देखा कि 2 लेवल के ट्रेड थे, एक कंपनी खुद करता था और दूसरा कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं और दूसरे जो मर्चेंट्स हैं यूरोपियंस, वो इस तरह के व्यापार में इंडल्ज होते थे और उस अपने माल पे भी, अपने वस्तु पे भी दस्तक जारी करवा लेता था। फ्रेंड्स, कहानी क्या हुआ, इसके कारण, दस्तक के कारण जो बंगाल है वो इम्पॉवरिशमेंट का शिकार हो गया, पॉवर्टी का शिकार हो गया, गरीबी का शिकार हो गया। बहुत जो उस समय नवाब थे उनके नवाब का खजाना खाली होते चला गया। कैसे? देखिए, जो लोकल मर्चेंट्स थे उस समय में, उनको जो टैक्स देना होता था, उनका जितना इनकम होता था उसका 40% जो है वो टैक्स देता था। अब जरा समझिए कि जो लोकल मर्चेंट्स थे, जो बंगाली मर्चेंट्स थे, वो जो टैक्स, उनको जितना इनकम होता था उसका 40% वो टैक्स पे दे देता था। लेकिन जो कंपनी और कंपनी का नुमाइंदा, कंपनी का जो एम्प्लॉइज ट्रेड करता था और जो फ्री मर्चेंट्स ट्रेड करते थे वो टैक्स नहीं देते थे। मतलब यहाँ पे जो रेवेन्यू बंगाल के नवाब के खजाने में आ सकते थे वो तो आया ही नहीं, वो तो मुक्त हो गया। साथ ही साथ ये जो ऑफिशियल्स थे जो टैक्स नहीं देते थे, व्यापार करते थे, ये जब उसी माल को बाहर भेज करके बेचते थे तो उनसे प्रॉफिट भी कमाते थे। एक तरफ आप टैक्स दे नहीं रहे हो, दूसरा उसी माल को बेच करके प्रॉफिट भी कमा रहे हो। मतलब 2 तरफा जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है, 2 तरफा उनको फायदा हो रहा है और उसका भाग जो है बहुत ऊंचाई तक जा रहा है, बहुत अमीर होते जा रहा है। कितना अमीर हो रहा है इसको एक अच्छी तरह से समझिएगा कि देखिए, उस समय में जो इंग्लैंड में जितने माल इंपोर्ट होते थे एशिया से, उसका 60% भाग सिर्फ और सिर्फ बंगाल से ही होता था। इमेजिन कीजिए, फिर आंख बंद करके एक बार देखने की कोशिश कीजिए। पूरे एशिया से जितना माल इंग्लैंड में जाता था उसका 60% भाग बंगाल से ही जाता था, और 60% पे ये लोग कोई टैक्स देते ही नहीं थे बंगाल में, बंगाल के नवाब को। इस पे टैक्स फ्री है और उधर जहां जा रहा है वहां पे उसको बेच करके इनकम प्राप्त कर रहा है। मतलब 2 तरह से इनको इनकम हो रहा है और बहुत अमीर होते जा रहा है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत यहीं से हो गया था। फ्रेंड्स, ये एक कारण था दस्तक का कि किस तरह से जो बंगाल के नवाब थे उनका खजाना खाली होते चला गया और वो बहुत ही गरीबी के स्तर तक पहुंच गया। जो दूसरा कारण है वो है फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता। फ्रेंड्स, जब हम फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता की बात करते हैं तो फोर्टिफिकेशन क्यों किया गया इसको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर हुआ। मतलब क्या? ऑस्ट्रिया के गद्दी पे किसका अधिकार होगा उसको लेकर के युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक तरफ इंग्लैंड था और दूसरी तरफ फ्रांस था।
ये दोनों की जो वहाँ पे यूरोप में लड़ाई चल रहा था, वही युद्ध भारत में भी आ गया, और जिसके कारण कि एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों आपस में यहाँ पे लड़ना शुरू कर दिया। उस समय में जो नवाब थे वो अली वर्दी खां थे। उन्होंने बोला कि भैया तुम यहाँ लड़ाई मत करो, हम ये सब नहीं चाहते, पंगा लेना नहीं चाहते। लेकिन अली वर्दी खां इतना कैपेबल नहीं थे कि वो इन लोगों को कंट्रोल कर सकते थे। खास करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उनको ये बात का विश्वास ही नहीं था कि अली वर्दी खां फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। इतना कैपेबल नहीं है नवाब की आर्मी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी समय में फ्रेंच जो एक कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में फ्रेंच का बहुत ही जबरदस्त रूप से विक्ट्री होते जा रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत कम ट्रस्ट था कि नवाब जो है इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस कारण से भी कि रोक पाएगा, क्योंकि वो साउथ में बहुत ही ताकतवर होकर उभरा है। तो ये जो नवाब है बंगाल के, वो उनका सामना नहीं कर सकता है। तो दो कारण। तीसरा कारण, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंपनी भारत के जो लोकल मर्चेंट्स थे उनसे साठगांठ करके, और लोकल जो नवाब थे उनसे साठगांठ करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड होता था उनको हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया था। इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है बहुत ही नुकसान में चला गया था। इन तीनों कारणों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब जो कुछ भी करना है वो अपने स्वयं को करना होगा, इनके भरोसे रहेंगे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उनका एक फोर्ट था कलकत्ता में, उसको रेनोवेटिंग करना शुरू कर दिया, उनको फिर से मुरम्मत करके और तगड़ा बनाना शुरू कर दिया। ये जो प्रोसेस है कि उन्होंने फिर से उसको रेनोवेट करना शुरू किया, इसी चीज़ को नवाब ने बोला कि तुम हमारे सॉवरेनिटी पे खतरा उत्पन्न कर रहे हो, तुम हमसे बिना पूछे सारा कर रहे हो। इसका मतलब तुम हमें, जो हमारा एक सॉवरेनिटी है कि हमारे राज के अंदर में जो कुछ भी होगा हमसे पूछ के होगा, वो तुम नहीं मान रहे हो, तो तुम हमारे लिए खतरा पैदा कर रहे हो। ये दूसरा पॉइंट हुआ फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट ही जो है ये कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा क्रिटिकल तब हो गया जब सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बना। इसके नवाब बनते ही इन्होंने जो दस्तक का मिसयूज किया जा रहा था उसको बंद करने की कोशिश किया, जिसके कारण कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राइवेट ट्रेड जो इतना ही ज़्यादा फायदेमंद था, उनको एक तरह का थ्रेट पैदा होना शुरू हो गया। ठीक इसी समय में सिराजुद्दौला के दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम था कृष्ण बल्लभ। वो यहाँ से कुछ पंगा हुआ और वो भाग करके कलकत्ता का जो फोर्ट है वहाँ चला गया, और वहाँ पे उसको संरक्षण प्राप्त हुआ, वहाँ पे एसाइलम प्राप्त हुआ। यह बात भी सिराजुद्दौला को बहुत ही बुरा लगा, बहुत ही खराब लगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिराजुद्दौला अटैक कर दिए इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाजार में था, वहाँ पे अटैक कर दिया। उसके बाद और आगे बढ़ा और कलकत्ता गया। कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था उन पे कब्जा कर लिया 20 जून 1756 को। मतलब 1757 से एक साल पहले की ये घटना है। और यहीं पे एक ब्लैक हॉल की घटना कहा जाता है कि हुआ है, इसको लेकर के डिबेट है। जो ब्रिटिश राइटर्स हैं उनका कहना है कि सिराजुद्दौला ने लगभग 150 यूरोपियंस को पकड़ करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। बहुत छोटा कमरा था, और बाद में जब उसको खोला गया तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 21 या 22 जीवित व्यक्ति मिले, बाद बाकी सारे मर गए। हालांकि इस पे डिबेट है, बाद में बहुत सारे रिसर्च हुए, ऐसा नहीं पाया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं थे जिनको उस कमरे में बंद किया गया, और इतनी भी बड़ी संख्या में लोग नहीं थे जो मारे गए। तो फ्रेंड्स, एक ब्लैक होल कभी पूछा जा सकता है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसी बीच में रॉबर्ट क्लाइव को पता चल गया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है उसको भी अटैक हुआ है, कब्जा कर लिया है। जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मद्रास से चला पूरा नौसैनिक बेड़ा को लेकर के कि चलो अब चलते हैं कलकत्ता की ओर। ठीक इसी बीच अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली का अटैक होना शुरू हो गया। तो एक तरफ से अब्दाली का खतरा था और दूसरी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो है मद्रास से आना शुरू हो गया था। इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो उन्होंने कहा कि चलो निगोशिएशंस करते हैं। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने माना ही नहीं कि निगोशिएशंस हो। क्यों नहीं माना, इसका जब आप आंसर ढूंढेंगे तब आपको प्लासी के युद्ध का तीसरा कारण पता चलेगा आपको वो क्या था। ये था
क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? जो सिराजुद्दौला थे ये बहुत ही यंग था, इंडिपेंडेंट था, सेल्फ कॉन्फिडेंट एटीट्यूड का था। जो कलकत्ता में कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स थे वह प्रिपेयर्ड नहीं था इसको टॉलरेट करने के लिए, क्योंकि इनको टॉलरेट करने का मतलब है कि कंपनी का जो इतना बड़ा इनकम हो रहा था उसके लिए थ्रेट होना। तो पहली बात कि जो कंपनी का कलकत्ता में नुमाइंदे थे और जो सिराजुद्दौला था, दोनों में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था, पहली बात। दूसरी बात, जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके दरबार में ही बहुत सारे दरबारी थे जो इनसे खुश नहीं थे। उसमें मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, फिनांसर्स थे और पावरफुल लैंड लॉर्ड थे, मतलब जमींदार थे। जैसे जगत सेठ ब्रदर्स थे, महताब राय थे, स्वरूप चंद थे, राजा जानकी राम, राय दुर्लभ, राजा राम नारायण और राजा मानिक चंद। ये सारे लोग उस समय के बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। ये लोग चाहते थे कि दरबार में जो पावर हो, बैलेंस ऑफ पावर हो, इनके अनुसार से इनके तरफ टिल्टेड हो। लेकिन जो नवाब थे वो बहुत ही यंग, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट एटीट्यूड वाले व्यक्ति थे। वो चाहता था कि उस दरबार का जो पावर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हो वो उनके तरफ टिल्टेड हो। मतलब यहाँ फिर से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। तो ये थर्ड पॉइंट था। फ्रेंड्स, जो चौथा पॉइंट है वो है कॉल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट। कॉल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब गठजोड़ होना, आपका भी हित और मेरा भी हित, दोनों एक दूसरे के मिलता जुलता है तो आओ साठगांठ कर लेते हैं, क्योंकि आपके हित में मेरा हित और मेरे हित में आपका हित। इसी को बोलते हैं कॉल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट और कम्युनियन ऑफ इंटरेस्ट भी इसको बोला जाता है। ये जो इंडियन मर्चेंट कम्युनिटी थे और यूरोपियन ट्रेडर्स थे, ये नेचुरली जो है एक दूसरे का एलाई हो गए थे। नेचुरल कॉल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट दोनों में हो गया था। बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स थे, वो अपना ट्रेड को ऑपरेट करते थे इस कंपनी या जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे उनके कोलैबोरेशंस में आकर के अपना बहुत सारा ट्रेड्स को ऑपरेट करते थे, जिनका एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि ये एज ए ददनी मर्चेंट काम करते थे। जो मैंने अभी आपसे पीटी में क्वेश्चन शुरुआत में पूछा है, उसका जब हम आंसर एक्सप्लेन करेंगे तब आपको इस ददनी कंसेप्ट को हम बताएंगे। मतलब इस तरह से एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एज ए ददनी मर्चेंट इंडियन मर्चेंट काम करके एक तरह का जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे, उनसे साथ इनका कोलैबोरेशंस था। पहला पॉइंट। दूसरा, इंडिया में जितने भी मर्चेंट प्रिंस थे, प्रिंस मतलब कि बहुत अमीर मर्चेंट थे, वो जो ब्रिटिश शिप्स थे उनको यूज करते थे अपने सामान को कैरी करने के लिए, अपने सामान को ढोने के लिए। जो नवाब के शिप थे, जो मुगल के शिप थे, मतलब बादशाह के शिप थे, उनको यूज नहीं करता था। मतलब इन दोनों का फिर से यहाँ पे गठजोड़ हो गया कि जो यूरोपियन कंपनीज के शिप्स थे वो और इनका जो सामान था ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते चला गया। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको मैंने अभी बताया था हुगली के बारे में और कलकत्ता के बारे में। हुगली जो था वो मुगल सम्राट का पोर्ट था, कलकत्ता जो कंपनी का पोर्ट था। धीरे धीरे जितने भी इंडियन मर्चेंट्स थे वो हुगली पे अपना सामान नहीं ले जाता था बल्कि कलकत्ता पे सामान ले जाता था। इस तरह से इंडियन जो मर्चेंट कम्युनिटी थे, इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड चल रहा था, इन दोनों से बहुत ही अच्छी तरह से एज ए नेचुरल एलाई के रूप में ये दोनों काम करना शुरू कर दिया था। ये जो कॉल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट हुआ इन दोनों ग्रुप में, यही कॉल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट बाद में कॉन्स्पिरेसी के रूप में निकला। और कॉन्स्पिरेसी ये था, इन लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया, कंपनी वाले भी और जितने भी इंडियन मर्चेंट्स, जितना मैंने बताया था कि मर्चेंट्स था, ट्रेडर्स था, जितने बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, फिनांसर्स थे, इन सारे ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि सिराजुद्दौला को हटा करके मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। मतलब आप समझिए कॉल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से कॉन्स्पिरेसी का रूप धारण किया। फ्रेंड्स, यहीं पे मेंस का भी क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आ चुके थे। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। पहले से ही पता था इनको कि जो सेना नायक है मीर जाफर, नवाब की जो सेना नायक है मीर जाफर, उनसे तो मैंने सांठगांठ कर ही लिया है। उस युद्ध के मैदान में मीर जाफर भी गया, लेकिन वो युद्ध लड़ा नहीं। ये युद्ध मुश्किल से आधा घंटा का युद्ध था,
नवाब को मार दिया गया। बाद में मीर जाफर को नवाब बना दिया गया और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव जो है उस युद्ध से विजयी हुआ। और यह जो विजयी है बैटल ऑफ प्लासी में जो विजय प्राप्त हुआ रॉबर्ट क्लाइव को, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। बाद में इम्पैक्ट ये हुआ कि धीरे धीरे बंगाल पर मास्टरी हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, और उसके बाद पूरे भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मास्टरी हो गया। फ्रेंड्स, अब जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में ही पूछा था पीटी वाला, उसको डिस्कस कर लेते हैं। What term was used for advance money given by the merchants to artisans for required goods? इसका आंसर जो है ये टर्म है ददनी। फ्रेंड्स, ये जो ददनी टर्म है यह कहलाता है कि एडवांस में मनी देना। ठीक है, ददनी एक पर्शियन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है एडवांस। एडवांस में जो मनी दिया जाता था उस पूरे सिस्टम को ददनी सिस्टम कहा गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका आंसर बी है। इन दिस सिस्टम लॉन्ग बिफोर द एडवेंट ऑफ सीजन ऑफ पार्टिकुलर कॉमोडिटी, मतलब जो पार्टिकुलर कॉमोडिटी तैयार होने का एक सीजन होगा उससे बहुत पहले ही जो मर्चेंट हैं, वह जो कल्टीवेटर है या जो मैन्युफैक्चरर है, जो आर्टिजन्स हैं, उनके पास पहुंचता था, उनको रीच करता था, उन तक पहुंच बनाने की कोशिश करता था। किसके थ्रू? तो लोकल जो स्मॉल एजेंट्स होते थे या पैकार होते थे। पैकार जानते हैं, एक हिंदी में वर्ड यूज होता है पैकार। इसके थ्रू पहुंचता था ये मर्चेंट पैसा लेके कल्टीवेटर के पास, और एडवांस में पैसा देता था और बोलता था कि तुमको मैंने एडवांस में पैसा दिया है, तुम जो माल बनाओगे वो माल हमको ही देना। मतलब श्योर हो जाता था कि वो माल जो बनेगा वो हमको ही मिलेगा। ये जो पूरा सिस्टम था इसी को ददनी सिस्टम कहा गया। और इस ददनी सिस्टम में ये जो लोकल स्मॉल एजेंट्स थे, जिसको पैकार्स कहा गया है, यही इंडियन मर्चेंट्स का रोल था। मतलब जो मेन मर्चेंट्स थे वो यूरोपियन कंपनीज थे, जो नीचे आर्टिजन्स थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, जो कल्टीवेटर थे, वो तो लोकल लेवल पे काम कर रहे थे। इन दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन का काम करता था वो यही लोकल एजेंट्स करता था, यही पैकार करता था। और यही पैकार का और उस जो मर्चेंट्स है यूरोपियन कंपनी के, इनका एक नेचुरल एलाई हो गया था। फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, किस तरह से इकोनॉमिकली दोनों का हित एक तरह से जुड़ा हुआ है। कोल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इन लोगों का जुड़ा हुआ है, और इसी तरह से इन लोगों ने इसी कोल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट के कारण एक कॉन्स्पिरेसी जो है हैच किया, एक कॉन्स्पिरेसी का प्लॉटिंग किया, और फिर मीर जाफर को नवाब बनाया गया और सिराजुद्दौला को हटाया गया। फ्रेंड्स, इसको समझ लिया। अब हम बात करते हैं मेंस के क्वेश्चंस का। देयर वाज ए कोल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच वाज रिजल्टेड इन द फॉर्म ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट एग्जामिन द कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इसका प्रयास कीजिए आंसर लिखने का, और आप लिख करके मुझे आप भेज सकते हैं और फिर उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका हिंदी में हितों का गठजोड़ था जिसके परिणाम स्वरूप प्लासी की लड़ाई हुई थी। इस दिए गए कथन के संदर्भ में प्लासी के युद्ध के कारणों का परीक्षण कीजिए। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपसे प्लासी के युद्ध के कारणों का 4 भागों में डिस्कस करने की कोशिश किया कि दस्तक एक बहुत बड़ा कारण था, फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता एक बहुत बड़ा कारण था। फोर्टिफिकेशन ऑफ जो कोलकाता था नवाब के सॉवरेनिटी पे एक तरह का खतरा था। तीसरा पॉइंट था किस तरह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसके किसके बीच? नवाब के बीच और कंपनी के नुमाइंदे के बीच, पहला। दूसरा, नवाब और उनके जो दरबार में बहुत सारे दरबारी थे उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, ये दूसरा पॉइंट था। और जो लास्ट में हम बात कर रहे हैं कोल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट और कम्युनियन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस तरह से गठजोड़ था कंपनी के नुमाइंदे का और बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट्स थे, फिनांसर्स थे, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, इनका जो आपस में एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, जो कोल्यूजन ऑफ इंटरेस्ट था, इसके कारण किस तरह से एक कॉन्स्पिरेसी रचा गया और बाद में मीर जाफर को उसको लोभ दिया गया कि तुम्हें बादशाह बना देंगे, तुम युद्ध में भाग तो लेना पर युद्ध लड़ना ही नहीं। और अंत में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी बना और उसका परिणाम जो है बंगाल पे वो शासक बना और बाद में पूरे भारत पे शासक बना। इस तरह से मैंने आपसे प्लासी के युद्ध के कारणों के बारे में चर्चा किया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।